अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा नावल है प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन के बाकी नावल की तरह इसकी स्टोरी भी लंबी है और कंफ्यूजिंग है। बहुत सारे कैरेक्टर्स भी हैं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। सो बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस। सबसे पहले शॉर्ट में कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कैरेक्टर लिस्ट। सबसे पहले एलिज़ाबेथ बेनेट जो नावल में हीरोइन है। पूरी स्टोरी इसी पे बेस करती है। शी इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नावल और बहनों में ये सेकंड नंबर पे है। शी इज़ स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड अट्रैक्टिव और ये लोगों को अच्छे से समझने का हुनर भी रखती है। मतलब उसे परख होती है कि ये इंसान कैसा है और ये कैसा है, लेकिन इसको जो लोगों को समझने की ये जो इसकी परख होती है वो डार्सी को समझने में गलती कर बैठती है, क्योंकि वो उसे सही तरह से समझ नहीं पाती। लेकिन लास्ट पे सब कुछ ठीक हो जाता है। नाउ यू विल आस्क हु इज़ डार्सी, देन लेट मी टेल यू मिस्टर फिट्ज़विलियम डार्सी इज़ द सेकंड मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, यानी कि प्रोटैगनिस्ट है। और ये नॉवल की पूरी स्टोरी इन दोनों पे बेस करती है, मतलब एलिज़ाबेथ पे और डार्सी पे। ये दोनों प्रोटैगनिस्ट हैं और पूरी नॉवल की स्टोरी इन्हीं पे बेस करती है। बट फर्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट जेन ऑस्टन, जिसने ये नॉवल लिखा है, कि इनके नॉवेल्स लंबे और कंफ्यूजिंग तो होते हैं लेकिन इंटरेस्टिंग भी हैं। और इनके नॉवेल्स में मेन कहानी में से भी बहुत सारी कहानियाँ निकल आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेंस एंड सेंसिबिलिटी अगर आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। सबसे पहले है मिस्टर बेनेट एंड मिसेस बेनेट, जिनकी 5 बेटियां हैं और एक भी बेटा नहीं है। मिसेस बेनेट एक सिली सी औरत है, जैसे टिपिकल सी औरतें होती हैं, जो अपनी बेटियों की शादी के पीछे पड़ी हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। कि वो जैसे कि जेन ऑस्टन 17th सेंचुरी की नॉवलिस्ट थी, और उस टाइम पे ऐसा ही हुआ करता था कि माँ सोचती थी कि पैसे वाला घर मिल जाए, अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। और माँ ही क्या, बेटियां भी ऐसा सोचती थी कि पैसे वाला घर हो और वहाँ रिश्ता हो बड़े बड़े लोगों के साथ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिस्टर बेनेट, जो कि वेल एजुकेटेड हैं, अच्छे समझदार आदमी हैं। अब इन मियाँ बीवी की 5 बेटियां हैं। सबसे पहली है जेन बेनेट, जो ब्यूटीफुल होती है, इंटेलिजेंट होती है। सेकंड नंबर पे है एलिज़ाबेथ बेनेट, as I have already told you about her that she is protagonist। थर्ड नंबर पे है मैरी बेनेट, जो बुक्स पढ़ना पसंद करती है और लोगों को मोरालिटी पे लेक्चर्स देती रहती है। जाहिर बात है, बुक्स पढ़ती है तो लेक्चर्स भी देती होगी। फोर्थ नंबर पे है कैथरीन बेनेट, इसके बारे में ज़्यादा नहीं है नॉवल में, बस नेम याद कर लो। फिफ्थ नंबर पे है लीडिया बेनेट, ये सबसे छोटी बेटी होती है और अपनी माँ की बहुत लाडली होती है, और इसी लाड प्यार की वजह से ये बिगड़ जाती है। और ये थी इनकी पूरी फैमिली। अब मिसेस बेनेट की बेटियाँ मिसेस बेनेट जो है वो अपनी बेटियों की शादी के पीछे पड़ी हुई है, रिश्ता हो जाए, अच्छे घर में हो जाए। बेनेट फैमिली एक गांव में रहती होती है, और इनके गांव से दूर एक नीदरफील्ड पार्क नाम की एक जगह होती है, जहां एक और फैमिली रहने आती है, एक रिच फैमिली। अब स्टोरी में न्यू कैरेक्टर्स जुड़ते जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब उस फैमिली में चार्ल्स बिंगले नाम का एक शख्स है, जो अपनी 2 बहनों के साथ नीदरफील्ड पार्क में रहने आया है। एक बहन मैरिड है, दूसरी अनमैरिड है। अब मज़े वाली बात यह है कि चार्ल्स बिंगली बहुत पैसे वाला आदमी है। अब ये बात जब मिसेस बेनेट को पता चलती है तो सोचती है कि 5 बेटियों में से किसी एक की शादी इसके साथ हो जाए। अब कहानी आगे बढ़ती है और एंट्री होती है सेकंड प्रोटैगनिस्ट की, फिट्ज़विलियम डार्सी, जो कि चार्ल्स बिंगली का फ्रेंड है और उसके पास कुछ टाइम रहने के लिए उसके घर में आता है बिंगली के, लेकिन वो यहाँ आके जम ही जाता है और वापस जाने का नाम ही नहीं लेता। और कमाल की बात यह है कि डार्सी जो है वो बिंगली से भी ज़्यादा अमीर है, उसके पास भी बहुत पैसा है, लेकिन ये बहुत प्राउडी सा होता है। डार्सी अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, बहुत घमंडी टाइप होता है। अब कुछ अरसे बाद पार्टी होती है गांव में, वहाँ बिंगली फैमिली भी जाती है और बेनेट फैमिली भी। बिंगली अट्रैक्ट होता है जेन की तरफ, मतलब मिसेस बेनेट की बड़ी बेटी जो थी ना जेन, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होता है। और मिसेस बेनेट तो चाहती ही गई थी कि किसी ना किसी तरह शादी हो जाए।
बिंगली जो है, चार्ल्स बिंगली, उसको जेन पसंद आ जाती है, वो उसके साथ डांस करता है। अब बात करते हैं डार्सी की। इसके पास बिंगली आता है और कहता है क्या यार ऐसे बैठा हुआ है, डांस वगैरह कर। बिंगली उससे कहता है कि जेन की जो छोटी सिस्टर है एलिज़ाबेथ, उसके साथ डांस कर लो, अच्छी खासी भी है, दिखती भी अच्छी है। तो डार्सी आगे से कहता है नहीं नहीं, इतनी भी ख़ास नहीं है। मतलब वो अपनी प्राइड को दिखाता है, अपने सोशल स्टेटस को हर जगह दिखाता फिर है, बहुत प्राउड सा होता है। इस नॉवल में प्राइड नाम का करैक्टर ये डार्सी है, ये इस पे सूट करता है। एलिज़ाबेथ ये बात सुन लेती है डार्सी की और उसके दिल में एक नफ़रत सी पैदा हो जाती है डार्सी के लिए कि ये अच्छा आदमी नहीं है। तो इस नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस में जो प्रेजुडिस करैक्टर है वो सूट करता है एलिज़ाबेथ पे। बिकॉज प्रेजुडिस इज़ एन असम्पशन और एन ओपिनियन अबाउट समवन सिंपली बेस्ड ऑन दैट पर्सनस मेंबरशिप टू अ पर्टिकुलर ग्रुप। तो इस नॉवल का नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो प्राइड किसके लिए है? डार्सी के लिए। और प्रेजुडिस किसके लिए है? एलिज़ाबेथ के लिए। तो इसमें एलिज़ाबेथ की शक्ल शुबहात हैं डार्सी के बारे में। अब ये बिंगली और जेन तो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गए होते हैं और बिंगली की दोनों सिस्टर्स भी जेन को बहुत पसंद करती हैं कि ये लड़की सही है हमारे भाई के लिए, और इतना ज़्यादा पसंद करती हैं कि वो जेन को अपने घर में डिनर पे इनवाइट कर लेती हैं। अब बेनेट फैमिली तो खुश हो जाती है कि बात आगे बढ़ेगी, अब डिनर पे बुला लिया है तो शायद रिश्ते की भी बात हो जाए। अब जेन जाती है बिंगली के घर पे और वो अपने साथ एलिज़ाबेथ को भी ले जाती है क्योंकि वो अकेली तो जा नहीं सकती थी। अच्छा, दोनों बहनें रास्ते में होती हैं और बारिश हो जाती है जिसकी वजह से जेन बीमार हो जाती है और उनको नीदरफील्ड पार्क में उन दोनों बहनों को एक हफ़्ता और रहना पड़ता है क्योंकि वो बीमार है और घर नहीं जा सकते। बिंगली और जेन के बीच क्लोजनेस बढ़ती जा रही है, लेकिन डार्सी और एलिज़ाबेथ चिड़े चिड़े रहते हैं एक दूसरे से। लेकिन कुछ टाइम बाद डार्सी आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। लेकिन अब स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि बिंगली की अनमैरिड सिस्टर जो है एलिज़ाबेथ को पसंद नहीं करती। क्यों नहीं पसंद करती? क्योंकि वो डार्सी को पसंद करती होती है और वो चाहती है कि मेरी उसके साथ सेटिंग हो, इसलिए वो एलिज़ाबेथ को पसंद नहीं करती। अब ये डार्सी है, ये एलिज़ाबेथ को लाइक तो करता है बट हमेशा उनके दरमियान प्राइड आ जाता है और वो सोचता है कि मैं इतना रिच हूँ कि ये लड़की मेरे लिए सही होगी। अब हफ्ता कंप्लीट हो गया है और ये दोनों बहनें जो हैं वो वापस अपने गांव चली जाती हैं। अब एंट्री होती है एक और करैक्टर की, मिस्टर कॉलिंस, जो कि मिस्टर बेनेट का वारिस है। बेटा नहीं है मिस्टर बेनेट के पास, तो इसीलिए जायदाद का कोई तो वारिस होगा, तो वो ये है मिस्टर कॉलिंस। अब ये कॉलिंस जो है ये एलिज़ाबेथ से शादी करने के इरादे से आया होता है। एलिज़ाबेथ इसे पसंद नहीं करती और ठुकरा देती है। इसे एलिज़ाबेथ को ना डार्सी पसंद होता है ना कॉलिंस, और लेकिन इसको एंड पे पसंद तो आएगा एक शख्स, और वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अच्छा, अब ये कॉलिंस को क्लियर वर्ड्स में मना कर देती है कि तुम मेरे काबिल नहीं हो। अब कॉलिंस उसे मनाने के लिए समझाता है कि लेडी कैथराइन इस कहानी का एक करैक्टर है, कि ये लेडी कैथराइन है, एक उसके पास ये रहता है और उसने इसे एक जगह का डीन बना दिया है, इसलिए मुझसे शादी कर लो, मैं बहुत खुश रखूँगा तुम्हें। ये जो कॉलिंस है ये एलिज़ाबेथ को ये सब कुछ समझा रहा होता है, लेकिन वो इनकार कर देती है और फिर कॉलिंस जो है वो नाराज़ होकर चला जाता है। अब स्टोरी में एक और करैक्टर की एंट्री होती है, वो है जॉर्ज विकहम, जो कि स्टोरी में एक तरह का विलन है। ये लोकल मिलिट्री में ऑफिसर है और स्टोरी के स्टार्ट में जेंटलमैन लगता है बट बाद में अपना रंग दिखाना शुरू हो जाता है और ये एलिज़ाबेथ को डार्सी के ख़िलाफ़ भड़काना शुरू हो जाता है। वो तो पहले ही भड़की हुई होती है डार्सी के ख़िलाफ़, क्योंकि ये जो विकहम है वो डार्सी से एक वजह से नफ़रत करता होता है। वो वजह मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब जैसे कि मैंने पहले कहा था ना कि एलिज़ाबेथ किसी ना किसी को तो पसंद करेगी, और अब उसने इस स्टोरी के विलन को पसंद कर लिया है और उसकी तरफ, और विलन कौन है? जॉर्ज विकहम, और उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है क्योंकि जो विकहम है वो इसको डार्सी के बारे में भड़का रहा होता है और इसको लग रहा होता है कि ये डार्सी के बारे में सब कुछ सच सच बता रहा है, और ये सोचती है कि मुझे उस इंसान के बारे में ये सब सच सच बता रहा है जिससे मैं पहले से नफ़रत करती हूँ, इसलिए उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है।
अब कुछ दिनों बाद कॉलिंस वापस आता है। कॉलिंस कौन था भला? उस घर का वारिस, मिस्टर बेनेट का वारिस, और आकर एलिज़ाबेथ की एक क्लोज फ्रेंड से शादी कर लेता है। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि कॉलिंस को शादी करने की इतनी जल्दी क्यों है कि चाहे जिससे भी हो बस हो जाए, और इतनी जल्दी थी कि एलिज़ाबेथ की फ्रेंड से ही कर ली और उसे अपने साथ ले गया। और वजह ये थी कि जो लेडी कैथरीन जिसके पास ये रहता है और जिसने इसको डीन बनाया हुआ है, वो प्रेशराइज कर रही थी इसे कि शादी करके आओ जल्दी, चाहे जिससे मर्जी। अब दूसरी तरफ बात करते हैं चार्ल्स बिंगली और जेन की, जो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। सडनली कुछ ऐसा हुआ कि इनके पैरों के तले से ज़मीन फिसल गई। जेन को बिंगली की छोटी बहन लेटर लिखती है कि हम लंदन वापस जा रहे हैं और शायद वापस कभी ना आए, और मेरा भाई बिंगली डार्सी की बहन से शादी कर रहा है और तुमसे नहीं करेगा शादी, इसलिए हमें ढूंढने की भी कोशिश मत करना। एलिज़ाबेथ तो पहले ही बहुत चिढ़ती है डार्सी से, फिर जॉर्ज विकहम ने भी उसको काफ़ी उसके खिलाफ भड़काया होता है, और अब उसकी बहन का रिश्ता टूट गया है और डार्सी की बहन से हो रहा है, तो अब तो और उसके दिल में नफ़रत बढ़ गई है डार्सी के खिलाफ, कि वाकई वो इतना फालतू और फजूल आदमी है, और उसने बिंगली को कहा होगा कि मेरी बहन से शादी कर लो। अच्छा, अब यहाँ तक ये सब हो जाता है। अब कुछ टाइम गुजरने के बाद क्या होता है कि एलिज़ाबेथ की जो फ्रेंड ने कॉलिंस से शादी की होती है, एलिज़ाबेथ उसके पास घूमने के लिए जाती है। अब नॉवल में जो बार बार नाम आ रहा है लेडी कैथरीन, तो आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम क्या है नॉवल में, इसका काम क्या है नॉवल में। तो ये लेडी कैथरीन जो है वो डार्सी की जान पहचान वाली होती है। अब यहाँ डार्सी और एलिज़ाबेथ की अगेन मुलाकात होती है और डार्सी उसे प्रपोज करता है, बट एलिज़ाबेथ बहुत चिड़ी होती है और इनकार कर देती है और कहती है कि तू विक्रम की नौकरी तुमने छीनी, और तुमने विक्रम की नौकरी भी खा गया, और तेरी वजह से मेरी बहन का रिश्ता भी टूटा है, तो बहुत घमंडी आदमी है, और नाराज़ होकर चला जाता है। यहाँ पे डार्सी नाराज़ होकर चला जाता है और जाते जाते एलिज़ाबेथ को एक लेटर दे के जाता है, और उसमें लिखा होता है कि मैंने रिश्ता नहीं तोड़वाया तुम्हारी बहन का, और विक्रम सही आदमी नहीं है, मैंने उसकी नौकरी इसलिए छीनी कि उसने मेरी 15 साल की बहन को भगाने की कोशिश की थी। तो यहाँ एलिज़ाबेथ से डार्सी को पहचानने में गलती हो गई। मैंने ऊपर बताया ना कि वो बहुत अच्छे से परख सकती थी लोगों को, बहुत अच्छे से जान पहचान उसको हो जाती थी, लेकिन डार्सी के मामले में डार्सी को समझने में उससे गलती हो गई एलिज़ाबेथ से। डार्सी प्राउडी आदमी तो था, लेकिन ऐसा नहीं था कि रिश्ता तोड़वाए या नौकरी छीने किसी की। ये लेटर पढ़ने के बाद एलिज़ाबेथ के ख्यालात जो हैं डार्सी के लिए चेंज हो जाते हैं, और डार्सी वापस लंदन चला जाता है, और एलिज़ाबेथ वापस अपने घर आ जाती है, और घर आके जेन को बताती है कि कैसे विक्रम ने हमें बेवकूफ़ बनाया, और स्टोरी के स्टार्ट में बहुत जेंटलमैन था और अब कैसे बेवकूफ़ बना गया। कुछ दिन बाद मिस्टर गार्डिनर और मिसेस गार्डिनर जो एलिज़ाबेथ के अंकल आंटी होते हैं, और एलिज़ाबेथ को अपने साथ घुमाने के लिए किसी जगह पे ले जाते हैं। वो जिस जगह जाते हैं वहाँ डार्सी भी आ गया होता है, और जब उसे पता चलता है कि एलिज़ाबेथ अपने अंकल आंटी के साथ आई हुई है, तो वो उनकी खिदमत में लग जाता है। अब क्या है कि दोनों के ख्यालात एक दूसरे के लिए चेंज हो गए हैं, और वो करीब आ जाते हैं एक दूसरे के, क्लोजनेस बढ़ने लग जाती है। लेकिन इस वक्त एक बुरी खबर आती है कि लीडिया छोटी बहन, जो मैंने बताया ना सबसे लाडली बहन थी और वो लाड प्यार में बिगड़ गई थी, तो वो इस स्टोरी के विलन जॉर्ज विक्रम के साथ भाग जाती है। फिर उसको ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है, लेकिन वो नहीं मिलती। एलिज़ाबेथ भी अपने घर वापस आ जाती है ताकि अपने पेरेंट्स को संभाल सके। कुछ डेज़ बाद अंकल आंटी की तरफ से खबर आती है कि लीडिया मिल चुकी है, लेकिन जॉर्ज विक्रम उसके साथ रहने को तैयार नहीं है। वो उसके साथ एक शर्त पे रहेगा कि जब उसे पैसे दिए जाएंगे। गुड न्यूज़ ये आती है कि किसी ने उसे पेमेंट कर दी है विक्रम को, और बेनेट फैमिली को लगता है कि ये पेमेंट अंकल आंटी ने की है, बट वो डार्सी ने की होती है। और ये बात बेनेट फैमिली को तब पता चलती है जब लीडिया वापस घर आती है और बताती है। एलिज़ाबेथ को जब ये बात पता चलती है तो डार्सी को और ज़्यादा पसंद करने लग जाती है, और वो दोनों शादी कर लेते हैं। और दूसरी तरफ जेन और बिंगली की भी शादी हो जाती है, और यहाँ पे इस नॉवल की स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान से सुनने वाली स्टोरी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।